अस्सलामुअलैकुम, बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर हेडलाइंस की जानिब। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक बार फिर भारतीय दहशतगर्दी का कच्चा छट्टा खोल दिया। कहा, अफगानिस्तान में दाइश को रॉ की हिमायत हासिल है। भारतीय अफवाज की LOC पर शरंगेजियों का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। भारत के खिलाफ EU डिसइंफॉर्मेशन लैब के जरिए शवाहिद सामने आ चुके। 70 से ज्यादा ममालिक के साथ खुफिया मालूमात शेयर की गई। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, गुज़िश्ता 10 बरस पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग थे। 1200 से ज्यादा ऑपरेशंस के दौरान 18,000 दहशतगर्दों का खात्मा किया। खुदकश हमलों में 97% की वाज़ेह कमी आई। कराची में दहशतगर्दी में 95% और इगवा बराए तावान में 98% कमी आई। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, कराची का क्राइम इंडेक्स 6 नंबर पर था, अब 103 पर है। सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी 55% कम हो गई। आर्मी चीफ रवां हफ्ते कोयटा का दौरा करेंगे। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, PDM वालों की पिंडी आने की कोई वजह नजर नहीं आती। रावलपिंडी में एहतजाज करने आएंगे तो इनको चाय और पानी पिलाएंगे, इनकी अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। सवाल के जवाब में DGISPR ने कहा, फौज अपना काम कर रही है, कुर्बानियां दे रही है। बाढ़ लगाने में भी कुर्बानियां दी गई, किसी की मजाल नहीं कि इसे उखाड़ सके। फौज के खिलाफ बोलने वालों को जवाब देने की जरूरत नहीं। पाकिस्तानी कौम किसी को इंतशार नहीं फैलाने देगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, दुनिया भर में सबसे कम टैक्स पाकिस्तानी देते हैं। 22 करोड़ आबादी का फायदा नहीं उठा सकते। मुल्क के पहले फौरी डिजिटल अदायगी के निजाम रास के इजरा की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, 22 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 20 लाख अफराद टैक्स देते हैं। कम टैक्स इकट्ठा करने से तरक्की और तामीर पर ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। रास प्रोग्राम गुर्बत के खात्मे के लिए मददगार साबित होगा। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय शरंगेजियां और डिसइंफो लैब के इंकशाफात। वफाकी वजीर मुराद सईद ने पार्लिमान के दोनों ऐवानों में बहस की जरूरत पर जोर दे दिया। स्पीकर कौमी असेंबली और चेयरमैन सेनेट को खत में लिखा कि दोनों ऐवानों के खुसूसी इजलास बुलाए जाएं। भारत पाकिस्तान पर मुख्तलिफ महाजों से यलगार कर रहा है। हुकूमत मुखालिफ तहरीक का अगला मरहला PDM का आज मालाकंड में सियासी कुव्वत का मुजाहरा। सिक्योरिटी खदशात के 22 जलसा जफर पार्क से रोड पर मुंतकिल। सवाद एक्सप्रेस वे टोल प्लाजा के करीब मुनक्किद किया गया। जलसे से मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी ने शुरका का लहू गरमा दिया। अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। अवाम की ताकत से हुकूमत को घर भेजेंगे, हुकूमत को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सखा कोट में कारकुनों से खिताब। कहा, खुश हूं, आज मालाकंड के अवाम के दरमियान हूं, आगे का लाहे अमल आपके सामने रखेंगे। नवाज शरीफ ने कौम से मुसलसल झूठ बोले। नवाज शरीफ ने अपने झूठ के लिए पार्लिमान का फोरम इस्तेमाल किया। पानामा केस से नवाज शरीफ सर्टिफाइड झूठे करार पाए। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से ही निकाला गया। ब्राइटशीट कंपनी के चीफ ने कहा, ये चीजों को घुमाते हैं। केवी मासूवी ने बताया, नवाज शरीफ के भांजे या भतीजे ने रिश्वत की ऑफर की। अदालत ने इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, शहजाद अकबर और इमरान खान के इश्तिहारी होने का वक्त है। इनके जराइम की फहरिस्त कौम के सामने आएगी तो इन्हें मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। खुद को फरिश्ता कहने वालों ने पाकिस्तान को लूटा है। नून लीगी रहनुमा का कहना था, पाकिस्तान के माफियाज की सरबराही भी यही फरिश्ते कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट में ओपन बैलेट इंतखाबात का रेफरेंस सिंध हुकूमत को जवाब जमा कराने की मोहलत मिल गई। JUI रजा रब्बानी और दीगर ने फरीक बनने की दरखास्त दायर कर दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट सदर के भेजे गए रेफरेंस पर राय देने की पाबंद है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तमाम फरीकैन के जवाबात आने के बाद सबको देखेंगे। सेनेटर फैसल जावेद मीडिया से गुफ्तगू में बोले, इमरान खान सेनेट इलेक्शन पर ओपन बैलेटिंग लेकर आएंगे। मुल्क भर में गुज़िश्ता रोज होने वाले बिजली ब्रेकडाउन की वजह सामने आ गई। बिजली ब्रेकडाउन की इब्तिदाई रिपोर्ट वजारत तवानाई को पेश। जराये के मुताबिक गिद्दू पावर प्लांट की पूरी शिफ्ट गफलत की मुर्तकिब पाई गई। ब्रेकडाउन ओल्ड यूनिट में अमले की तरफ से गलत ऑपरेशन के बाइस हुआ।
नए साल का दूसरा तोहफा, पेट्रोल के बाद बिजली की कीमत में भी ₹1.06 फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। नेपरा के मुताबिक अक्टूबर और नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी की गई। बिजली नरखों में इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक पर नहीं होगा। महंगाई के बोझ तले दबे अफराद से सस्ती सहूलत भी छीन ली गई। जिला इंतजामिया ने तमाम सहूलत बाजारों को बंद करा दिया। सहूलत बाजारों की बंदिश से आवाम महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर। सहूलत बाजार 2 माह से जायद तक काम करते रहे। मुल्क भर में साल 2021 की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। 4 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम में 2,85,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। सिंध में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह। सूबे के 29 इजला में 90 लाख 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम के दौरान कोरोना वायरस से बचाव की तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाएगा। कराची में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कमिश्नर कराची नवीद अहमद शेख ने किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अमरीकी कैद में मौजूद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक दरखास्त पर 4 बरस बाद समाअत हुई। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, इस केस में हम आज भी वहीं खड़े हैं जहां 4 बरस पहले थे। अदालत ने जॉइंट सेक्रेटरी वजारत खारजा को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। क्रिकेट में अक्सर व बेशतर हार जीत में किस्मत का भी हाथ होता है। न्यूजीलैंड से सीरीज हारना मायूस कुन है। हेड कोच कौमी क्रिकेट टीम मिसबाउल हक की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहते हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में टीम ने बहुत मेहनत की थी लेकिन तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके। कैचेस मिस हुई जिस पर अफसोस भी है। न्यूजीलैंड टीम ने भी हमसे ज्यादा अच्छा खेल का मुजाहरा किया। खिलाड़ियों की फिटनेस का मसला भी खेल पर मनफी असर मरतब करता है। बाबर आजम के इंजरी का शिकार होने से बहुत नुकसान हुआ। मुल्क में कोरोना के वार जारी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना में मुब्तला मजीद 32 मरीज इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1877 अफराद में वबा की तशखीस हुई, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद 35,246 हो गई। तुर्की और अजरबैजान के वज़राए खारजा 13 जनवरी को पाकिस्तान 2 रोजा दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक तुर्क हुकाम ने दौरे की तस्दीक की है। दोनों मेहमान वज़राए खारजा वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के हमरा एक सहफरी के इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के माबैन 2 तरफा और सहफरी के इजलासों में बाहमी मनसकली और तिजारत बढ़ाने के हवाले से बातचीत की जाएगी। दोनों वज़राए खारजा वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकातें करेंगे। दुनिया भर में कोरोना से मजीद 8,836 अफराद जान की बाजी हार गए। कातिल वायरस ने 19,24,558 अफराद से जीने का हक छीन लिया। दुनिया भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9 करोड़ 67 लाख से तजावुज कर गई। सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। ताहम कई अशिया की कीमतों में इजाफा तो कुछ में कमी देखने को मिली है। ओपन मार्केट में सब्जियों की कीमतें लिस्ट से मुख्तलिफ दिखाई दिए, जबकि दुकानदार रेट लिस्ट के बगैर मन मानी कीमतों पर सब्जियां फरोख्त करने में मसरूफ रहे। आलू रेट लिस्ट में 38 रुपए जबकि ओपन मार्केट में 50 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया गया। प्याज की सरकारी कीमत 34 जबकि मार्केट में 45 रुपए तक फरोख्त की गई। मुनफरिद शायर और नसर निगार इब्ने इंशा को मद्दाहों से बिछड़े 43 बरस बीत गए। उर्दू अदब के लिए इनकी खिदमात आज भी रोशन बाब हैं। इनकी नज़म इंशा जी उठो अब कूच करो की उस्ताद अमानत अली की आवाज ने हमेशा के लिए अमर कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की अहम प्रेस ब्रीफिंग में कहा गया, गैर मुल्की कुव्वतें दाइश को पाकिस्तान में पांव जमाने के लिए मदद कर रही हैं। EU डिसइंफो की हर पहलू से तहकीकात कर रहे हैं। तहकीकात जल्द मीडिया से शेयर की जाएंगी।
DGISPR میجر جنرل بابر افتخار نے اہم پریس بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پریس کانفرنس کا مقصد سیکیورٹی اور دیگر ملکی صورتحال کا جائزہ پیش کرنا ہے۔ میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ 2020 میں سیکیورٹی چیلنجز کے علاوہ لوکسٹ کرونا جیسی وبا نے مشکلات پیدا کیں۔ ایک طرف بھارت کی LOC کی خلاف ورزی جاری تھی، دوسری طرف مشرقی سرحد پر کالعدم تنظیموں کی جانب سے کارروائیوں کا سامنا تھا۔ چیلنجز کے باوجود ریاست، قومی اداروں، افواج پاکستان اور عوام نے متحد ہو کر حالات کا مقابلہ کیا۔ DGISPR نے کہا کہ سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال بہت بہتر ہوئی ہے۔ پاک افغان ایران سرحد محفوظ بنانے کے لیے مربوط اقدام کیے۔ اندرونی یا بیرونی خطرات ہم نے ہمیشہ حقائق پر نشاندہی اور کامیابی سے مقابلہ کیا۔ میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ آج تمام قبائلی علاقے KP کا حصہ بن چکے ہیں۔ 2019 کے مقابلے 2020 میں دہشت گرد واقعات میں 45% کمی آئی۔ سیکیورٹی اداروں نے 50% سے زائد دہشت گردی کے واقعات ناکام بنائے۔ 2013 میں کرائم انڈیکس میں پاکستان 6 نمبر پر تھا اور 2020 میں کرائم انڈیکس میں پاکستان کا نمبر 103 ہے۔ میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ 20 سالوں میں پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف کامیاب جنگ لڑی اور 18,000 سے زائد دہشت گردوں کا خاتمہ کیا۔ اس دوران 1200 سے زائد آپریشن کے ذریعے ہر قسم کی دہشت گرد تنظیموں کا خاتمہ کیا گیا۔ بھارت نے فروری 2019 میں جارحیت کی ناکام کوشش کی، جبکہ بین الاقوامی امن کے لیے 1100 سے زائد القاعدہ دہشت گردوں کو پکڑا اور مارا۔ DGISPR نے بتایا کہ بھارت نے مشرقی سرحد پر اشتعال انگیزیوں میں اضافہ کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں 1.5 سال سے تاریخ کا بدترین لاک ڈاؤن ہے۔ بھارت سے متعلق تمام شواہد عالمی عدالتوں اور دنیا کے سامنے رکھے گئے۔ حال ہی میں بھارت کے ڈس انفو لیب کے ذریعے کئی شواہد سامنے آئے۔ جعلی نیٹ ورک کو شریواستو گروپ چلا رہا تھا۔ اس جعلی نیٹ ورک میں جعلی NGOs بھی شامل تھیں۔ یہ جعلی NGOs دنیا کے مختلف شہروں میں پاکستان مخالف تقریبات کرتی تھیں، جبکہ فیک نیوز آؤٹ لیٹ اور فیک میڈیا گروپس بھی شامل تھے۔ DGISPR کا کہنا تھا کہ KP اور بلوچستان خاص طور پر دہشت گردی کا شکار ہے، لیکن دونوں صوبوں میں اب ترقیاتی منصوبے جاری ہیں۔ بلوچستان میں کچھ عرصے سے دشمن قوتیں امن و امان خراب کرنے کے در پر ہیں۔ اب ہم بلڈ اور ٹرانسفر کے مراحل میں ہیں۔ بلوچستان میں 199 ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جاری ہیں، جبکہ KP قبائلی اضلاع میں 31 ملین روپے کی لاگت سے 883 منصوبوں پر کام شروع ہو چکا ہے۔ میجر جنرل بابر افتخار نے پاکستانی میڈیا کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، میڈیا نے کورونا کے دوران عوامی آگاہی کے لیے مفاد سے بالاتر ہو کر خدمات انجام دیں اور پاکستانی میڈیا نے چیلنجز کے دوران پاکستان کو درپیش مسائل سے بھی قوم کو آگاہ کیا۔ میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ میں ہمیشہ سیاسی بیان بازی سے گریز کرتا ہوں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ تشویش نہیں ہے، فوج کا مورال اپنی جگہ قائم ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ جس نوعیت کے الزامات لگائے جا رہے ہیں ان میں کوئی وزن نہیں۔ پاک فوج کو حکومت وقت نے الیکشن کرانے کا کہا اور پاک فوج نے پوری ذمہ داری اور دیانتداری سے الیکشن کرائے۔ شک و شبہات ہیں تو ادارے موجود ہیں، ان کے پاس جانا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فوج کو سیاسی معاملات میں آنے کی ضرورت نہیں اور نہ فوج کو سیاسی معاملات میں گھسیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فوج حکومت کا ذیلی ادارہ ہے، جو بات کی گئی حکومت نے اس کا بہترین جواب دیا۔ بھارتی فوج نے LOC پر بڑھو اور خنجر سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کر دی۔ ISPR کے مطابق بھارتی فوج نے شہری آبادی کو مارٹل گولوں اور خودکار ہتھیاروں سے نشانہ بنایا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج کی اندھا دھند فائرنگ سے 2 بزرگ شہری زخمی ہو گئے۔ ISPR کے مطابق بھارتی فوج نے شہری آبادی کو مارٹل گولوں اور خودکار ہتھیاروں سے نشانہ بنایا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج کی اندھا دھند فائرنگ سے 2 بزرگ شہری زخمی ہوئے۔ بھارتی فوج یکم جنوری سے اب تک 38 بار سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کر چکی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان کا دفاع کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں، اس لیے بھارت ہم پر ہرگز حاوی نہیں ہو سکتا۔ ہم نے عالمی برادری سے ڈوزیئر شیئر کیا ہے جس میں بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرنے کی کوشش کی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت میں دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ بھارت ہم پر ہرگز حاوی نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کا دفاع کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ بھارت چاہتا ہے کہ وہ افغانستان میں اسٹیک ہولڈر بن جائے، لیکن اسے ناکامی ہوئی۔ اب وہ افغانستان میں امن خراب کر رہا ہے۔ ہم نے عالمی برادری سے ڈوزیئر شیئر کیا ہے جس میں بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرنے کی کوشش کی ہے۔ امریکہ میں انتقالی اقتدار اور پاکستان پر اس کے اثرات پر وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ریاستی تعلقات میں ہمیشہ مفادات مقدم ہوتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا ایک منفرد انداز تھا، وہ ٹویٹ سے اظہار کرتے تھے، لیکن نئی امریکی حکومت کا انداز مختلف ہوگا۔ نو منتخب صدر جو بائیڈن خارجہ امور پر خاصی مہارت رکھتے ہیں، وہ پاکستان اور خطے سے پوری طرح واقف ہیں۔
वो यहाँ बहुत से अफराद को जानते हैं, हम भी इनकी सोच को समझते हैं। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि PDM मुस्बत नहीं, एक मनफी इत्तेहाद है। इनका मकसद सिर्फ मुंतखब हुकूमत को घर भेजना है। वो इमरान खान को तक पहुँचाना और इदारों पर दबाव पर डालकर NRO हासिल करना चाहते हैं। इस्तीफाओं के मामले पर PDM में यकसुई नहीं। लॉन्ग मार्च पर भी अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। यह ताख़ीर इसलिए हो रही है कि इनमें अभी तक इत्तेफाक नहीं। 31 जनवरी की डेडलाइन के बाद वो फैसला करेंगे। मामले खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि नवाज शरीफ, इनके बच्चे और इनकी टीम सब झूठे हैं। कौम को गुमराह किया गया कि इनके खिलाफ करप्शन पर नहीं अकामे पर फैसला सुनाया गया, जबकि नवाज शरीफ ने असासे करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग छुपाई। इन्हें अकामे पर नहीं, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पर ही निकाला गया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मामले खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर का कहना था कि माजी में गुजारा हो जाता था मगर अब झूठ पकड़ा जाता है। झूठ का सिलसिला पनामा से शुरू हुआ जो अब तक जारी है। नवाज शरीफ ने गुजारिशात में भी गलत बयानी से काम लिया। पनामा फैसले में भी वो झूठे करार दिए गए। उन्होंने अपने झूठ के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल किया और कौम को गुमराह किया कि इनके खिलाफ करप्शन पर नहीं अकामा पर फैसला सुनाया गया, जबकि नवाज शरीफ ने असासे करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग छुपाई। इन्हें अकामे पर नहीं, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पर ही निकाला गया। साबिक वजीर आजम आर्टिकल 62 और 63 पर पूरे नहीं उतरते। शहजाद अकबर का कहना था कि नवाज शरीफ और इनके बच्चे और इनकी टीम सब झूठे हैं और उन्होंने कौम से मुसलसल झूठ बोले, लेकिन अब शरीफ खानदान के झूठ की दास्तान आश्कार हो चुकी है। मरियम नवाज ने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग क्या, पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं। ख्वाजा आसिफ अपने अकामे की आड़ में रकम को मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे। तमाम असासों के पीछे कोई खरीदो फरोख्त नहीं। उन्होंने 2 साल गुजरने के बाद भी सबूत पेश नहीं किए। एहसन इकबाल पर भी अकामा केस है। ये सिर्फ नून लीगी रहनुमाओं पर ही क्यों? मेरी इत्तलात के मुताबिक इसहाक डार ने पनाह के लिए अप्लाई किया है। हमने इन्हें वापस लाने के लिए बरतानिया को दरख्वास्त दी हुई है। मुआवने खुसूसी ने कहा कि शरीफ खानदान ने लंदन से आने वाली खबरों पर कबल अज़ वक्त मिठाइयाँ बांटी। नवाज शरीफ ने कहा, लंदन की अदालत ने हमें बरी कर दिया, जबकि अदालत का फैसला पड़े बगैर बयानिया लाया गया। ब्रॉडशीट असासे ढूंढने की कंपनी है जिसे मुआहदे के तहत हायर किया गया। पाकिस्तान ने इसकी खिदमात 2000 में हासिल की। अक्टूबर 2009 में ब्रॉडशीट ने पीपल्स पार्टी दौर में केस शुरू किया। मसालियाती अदालत में ये केस 2016 तक चलता रहा। मुआहदा था कि जितनी रिकवरी होगी 20% ब्रॉडशीट को दी जाएगी। ब्रॉडशीट ऑडिब्यूशन में चली गई और कहा कि हमें 20% मुआहदे के तहत अदायगी दी जाए। हुकूमत पाकिस्तान ने ब्रॉडशीट के साथ कुछ अरसे के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। हुकूमत की कोशिश है कि कम से कम प्राइवेट फर्म का इस्तेमाल किया जाए। शहजाद अकबर का कहना था कि नवाज शरीफ इश्तिहारी डिक्लेयर हो चुके हैं, वो सजा याफ्ता और उनका केस संजीदा है। मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ की सेहत पर सारी रिपोर्ट दी और अदालती हुक्म पर इन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिली। वो जुडिशल ऑर्डर की रो से भी भगोड़े हैं। सख्त हालात में नवाज शरीफ सख्त बीमार होते हैं। इन्हें वापस लाने के लिए 2 तरीकेकार पर काम हो रहा है। वो सजा याफ्ता है, इसलिए हुकूमत का केस मजबूत है। अदालत ने चीनी कौंसिल खाने पर हमले में मुलव्विस कलअदम तंजीम के 5 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी, जबकि मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चीनी कौंसिल खाने पर हमले से मुतालिक केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान कलअदम तंजीम के मुलव्विस मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। ज़राए का कहना है कि अदालत ने गवाहान और तफ्तीशी अफसर को नोटिस कर दिया, जबकि मुकदमे में नामजद 15 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। पुलिस का कहना है अब्दुल लतीफ समेत 2 मुल्जिमान जुर्म का एतराफ कर चुके हैं, जिसके बाद मुल्जिमान ने मजिस्ट्रेट के रूबरू ज़ेर दफा 164 बयान कलमबंद कराया। पुलिस का कहना है कि दहशतगर्दों की इंडियन एजेंसी रॉ ने माली मावनत की, जबकि मुल्जिमान ने हलाक दहशतगर्दों को सहूलत फराहम की। मुल्जिमान ने हमला आवरों को असला और धमाका खेज मवाद फराहम किया, जबकि गिरफ्तार मुल्जिमान ने चीनी कौंसिल खाने की रैकी भी की। पुलिस का मजीद कहना है कि मफरून मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राब्ता किया जाएगा। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान और तफ्तीशी अफसर को पेश होने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग के ठोस शवाहिद मौजूद हैं और आटा चीनी स्कैंडल की तहकीकात को कानून के मुताबिक मुंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने एक बयान में कहा है कि मुल्क से अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई, जिसके ठोस शवाहिद मौजूद हैं। फालूदा, छाबड़ी और पापड़ वालों के नाम पर अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। उन्होंने कहा कि नैब वाइट कॉलर्स क्राइम्स और मेगा करप्शन मुकदमात की तहकीकात करता है। तहकीकात के दौरान शवाहिद इकट्ठे करने के लिए वक्त दरकार होता है। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा कि नैब ने अपने कयाम से अब तक 714 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा कराए हैं। नैब के मुख्तलिफ अदालतों में 1243 बदनवानी के केसेस जेर समाअत हैं। चेयरमैन नैब ने कहा है कि मुल्क में गुर्बत, सेहत और तालीमी सहूलियात की ज़बूहाली की एक वजह अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है। इनका कहना था कि आटा और चीनी स्कैंडल की तहकीकात को भी कानून के मुताबिक मुंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे।
वजारत खजाना ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेस में फौरी इजाफे का इम्कान मुस्तरद कर दिया, जबकि सरकारी मुलाजमीन की 5 दर्जन तंजीमों और लेबर यूनियनों ने मंगल से गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए हड़ताल और धरने का ऐलान कर रखा है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजारत दाखिला ने वजीर आजम हाउस को आगाह किया है कि PDM सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज हाईजैक कर सकती है। इसी तनाजुर में वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने वजीर खजाना को क्लर्क रहनुमाओं से मुलाकात करने और इस मसले का कुछ हल निकालने की सिफारिश की थी। जराये के मुताबिक वजारत खजाना ने एहतजाजी मुलाजमीन के लिए फौरी तौर पर मालियाती फवाइद का ऐलान करने की तजवीज से इत्तेफाक नहीं किया। वजीर खजाना ने गुज़िश्ता जुमरात को इजलास बुलाया था, जिसमें काबीना के कलीदी वज़रा और पे एंड पेंशन कमीशन के चेयरपर्सन भी शरीक थे। ताहम इस इजलास का कोई मुस्बत नतीजा बरामद न हो सका, जिसके बाद हुकूमत के लिए एहतजाजी मुलाजमीन से इंतजामी तौर पर निमटने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। सेक्रेटरी खजाना कामरान अफजल ने कहा कि हुकूमत को सरकारी मुलाजमीन की कानूनी जरूरियात का इदराक है, इसलिए पे एंड पेंशन कमीशन तश्कील दिया गया है। उन्होंने कहा कि कमीशन तनदेही से काम कर रहा है और इसे बहुत जल्द इस सिलसिले में सिफारिशात पेश कर दी जाएंगी। वजारत खजाना के एक आला अफसर का कहना था कि मुलाजमीन को किसी भी किस्म का रिलीफ आइंदा बजट ही में दिया जा सकता है। वजारत दाखिला खतो किताबत के जरिए वजीर आजम के दफ्तर को आगाह कर चुकी है कि PDM सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज को हाईजैक कर सकती है। वाज़ेह है कि सरकारी मुलाजमीन अपनी बुनियादी तनख्वाहों में 100% इजाफे और हाउस अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस, कन्वेंस अलाउंसेस बढ़ाने और क्लर्कों को अपग्रेड करने का मुतालबा कर रहे हैं। कोरोना के वार ताहाल जारी हैं। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना में मुब्तला मजीद 32 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना वायरस ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 1877 अफराद को मुतासिर किया है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना में मुब्तला मजीद 32 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 10,676 हो गई। 24 घंटे में कोरोना वायरस के 34,524 टेस्ट किए गए, जिसमें से 1877 टेस्ट मस्बत आए। कोरोना वायरस के टेस्ट मस्बत आने की शरह 5.43 रिकॉर्ड हुई। कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद 35,246 है, जबकि कोरोना में मुब्तला 1,402 मरीज गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना के 2286 मरीजों के केसेस तशवीशनाक नौइयत के हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने आलमी तर्ज की समाजी राबते की ऐप तैयार करने का फैसला किया है। समाजी राबते की ऐप वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और IT माहिरीन तैयार करेंगे। ये जदीद समाजी राबते ऐप मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी होगी। इसमें मैसेजेस, वॉइस कॉल्स, वीडियो कॉल्स समेत दीगर तमाम खुसूसियात शामिल होंगी। देखते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। समाजी राब्ते ऐप की तैयारी पर बातचीत जारी है। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद इस समाजी राब्ता ऐप पर बाकायदा काम शुरू हो जाएगा। इस हवाले से वफाकी वजीर IT अमीनुल हक ने मुल्की सतह पर आवाम की सहूलत के लिए समाजी राब्ता ऐप बनाने का फैसला किया है। इसे पाकिस्तानी IT माहिरीन तैयार करेंगे। इस ऐप में समाजी राब्तों के हवाले से तमाम सहूलियात मैसर होंगी। वफाकी वजीर ने बताया कि इस ऐप के जरिए मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस, वीडियो कॉलिंग के साथ समाजी राब्तों की जदीद सहूलियात मैसर होंगी। इस ऐप में मुमकिन तौर पर मोबाइल नंबर और शनाख्ती कार्ड से रजिस्ट्रेशन होगी। इसमें लोगों के डाटा और पैगामात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ होगा और सारिफ की जाती मालूमात को भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। अमीनुल हक ने मजीद बताया, इस राब्ता ऐप में गैर इखलाकी मवाद को शेयर नहीं किया जा सकेगा। ये समाजी राब्ता ऐप तजुर्बाती बुनियादों पर तैयार करने के बाद पहले मरहले में बड़े शहरों में शुरू की जाएगी, जिसके बाद इसका दायरा कार पूरे मुल्क में वसी कर दिया जाएगा। इस मरहले के बाद आलमी सतह पर इस समाजी राब्ते ऐप को मुतारिफ कराया जाएगा। वफाकी वज़ीर ने मजीद कहा कि हमारी कोशिश है कि इस ऐप को रवां बरस शुरू कर दिया जाए। इसकी तैयारी पर जल्द वजारत और मकामी IT माहिरीन काम शुरू कर देंगे। ये ऐप वजारत IT के मातहत होगी। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। जापान में कोरोना वायरस की एक और नई तब्दील शुदा शक्ल की तशखीस हुई है। जबकि कोरोना वायरस की जापान आने वाले मुसाफिरों में तशखीस होने वाली शक्ल तेजी से फैलने हुए बरतानिया और जनूबी अफ्रीका के कोरोना वायरस की किस्मों से मुख्तलिफ है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक जापान की वजारत सेहत ने कहा है कि ब्राजील की अमेज़ोना रियासत से आने वाले 4 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की एक और नई शक्ल की तशखीस हुई है। जापानी वजारत खजाना के हुकाम का कहना है कि इस नई शक्ल का मुताला किया जा रहा है और इस बात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि मौजूदा वैक्सीन इसके खिलाफ कितनी कारआमद साबित होगी। उनका कहना है कि कोरोना वायरस की जापान आने वाली मुसाफिरों में तशखीस होने वाली शक्ल तेजी से फैलने वाले बरतानिया और जनूबी अफ्रीका के कोरोना वायरस की किस्मों में से मुख्तलिफ है। जापान के कौमी इदारा बराए मुतादी इमराज के
सरबराह तकाजी वकीता का कहना है कि ताहाल इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि ब्राजील से आने वालों में तशखीस की गई वायरस की ये नई शक्ल फैलाव के एतबार से वायरस की दीगर शक्लों से ज्यादा खतरनाक है या नहीं। ब्राजील की वजारत सेहत का कहना है कि उन्होंने जापानी हुकाम को आगाह कर दिया है 12 म्यूटेशंस के साथ एक नई शक्ल का मुशाहिदा किया गया है और इसमें से एक बरतानिया और जनूबी अफ्रीका से मुमासिलत रखने वाले म्यूटेशंस भी हैं, इसलिए इम्कान है कि ये भी तेज फैलाव की सलाहियत रखता हो। ब्राजील से आने वाले 4 मुसाफिरों को करंटीना में रखा गया है। इनमें से 2 अफराद को सांस लेने में मुश्किल का सामना है। 30 साल खातून को सर दर्द और गले में दुखन की शिकायत है, जबकि नौजवान लड़की में बीमारी की कोई अलामत जाहिर नहीं हुई है। जापान में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 2,89,000 से जायद हो चुकी है, जबकि 4,061 अमवात हो चुकी हैं। नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडेन ने अपनी काबीना अरकान के नाम फाइल कर लिए। कहते हैं काबीना के अरकान बेहद बासलाहियत हैं। सोशल मीडिया पर जारी बयान में नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडेन ने बताया कि उन्होंने अपनी काबीना के लिए अरकान का चुनाव कर लिया है। जो बाइडेन ने कहा कि उनकी काबीना में शामिल अरकान बेहद टैलेंटेड हैं, जिस पर उन्हें फ़ख्र है। कहते हैं उनकी काबीना में शानदार 24 मर्द और ख़वातीन शामिल हैं। नौ मुंतखब सदर जो बाइडेन की तकरीब हल्फबरदारी रवा माह 20 तारीख को होगी। नए आने वाले सदर एक ऐसे मौके पर अपना हल्फ उठाएंगे जब चीन की मईशत वबा पर काबू पाने के बाद फिर से आगे बढ़ रही है, जबकि अमेरिका इस सिलसिले में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रहा है। जहां दुनिया में सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं और वैक्सीन के फैलाव का अमल भी इतना मौसर नहीं है। सदारती इंतखाब में शिकस्त के बाद सदर ट्रंप ने कोरोना वायरस की वबा को कतई तौर पर नज़रअंदाज किया हुआ है। शाही खानदान को खैर बात कहने वाले प्रिंस हैरी और इनकी अहलिया मेगन ने दिल बर्दाश्ता होकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल तर्क कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। प्रिंस हैरी और मेगन ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल तुर्क कर दिया है। एक तवील अरसे से उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कोई चीज शेयर नहीं की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर और फेसबुक पर दिखाई जाने वाली नफरत ने प्रिंस हैरी और मेगन को दिल बर्दाश्ता किया है। सार्फिन की जानिब से पोस्ट में नफरत आमेज अल्फाज और बयानात की वजह से शाही जोड़ा सोशल मीडिया का इस्तेमाल तर्क करने पर मजबूर हुआ। बताया जा रहा है कि इनकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वापसी की कोई उम्मीद नहीं है। बरतानिया की मलका एलिजाबेथ दोम के पोते डेविड प्रिंस हैरी और इनकी अहलिया डिचेस मेगन अपनी NGOs आर्चवेल के लिए भी सोशल मीडिया के इस्तेमाल का इरादा नहीं रखता। याद रहे कि 2019 में सेहत के आलमी दिन के मौके पर प्रिंस हैरी की अमेरिका अहलिया मेगन ने इंटरव्यू में कहा था कि वो सोशल मीडिया पर दुनिया में सबसे ज्यादा चीखो पुकार का सामना करने वाली शख्सियत हैं और ये चीज नाकाबिले बर्दाश्त है। प्रिंस हैरी ने भी कहा था कि सोशल मीडिया नफरत, सेहत और हकीकत के बहरान की तख्लीक में मदद करता है। वाज़ेह रहे कि प्रिंस हैरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट फेसबुक पर अपना एक खुफिया अकाउंट स्पाइक के नाम से भी बनाया हुआ था, जिसे वो आम सार्फिन की तरह इस्तेमाल करते थे। नजर डालते हैं कारोबारी खबरों पर BTV बिजनेस में। और अब स्टॉक मार्केट अपडेट। और अब करेंसी अपडेट। सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है, ताहम कई अशिया की कीमतों में इजाफा तो कुछ में कमी देखने को मिली है। मजीद जानते हैं तफसीलात इस खुसूसी रिपोर्ट में। ओपन मार्केट में सब्जियों की कीमतें लिस्ट से मुख्तलिफ दिखाई दी, जबकि दुकानदार रेट लिस्ट के बगैर मनमानी कीमतों पर सब्जियां फरोख्त करने में मसरूफ। ज़राए का कहना है कि आलू रेट लिस्ट 38 रुपए जबकि ओपन मार्केट में 50 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया गया। प्याज की सरकारी कीमत 34 जबकि ओपन मार्केट में 45 रुपए फरोख्त हुई। ज़राए का कहना है कि टमाटर की सरकारी कीमत 75 रुपए जबकि ओपन मार्केट में 100 रुपए फी किलो फरोख्त। लहसुन 275 रुपए फी किलो जबकि ओपन मार्केट में 300 रुपए तक फरोख्त। अदरक का सरकारी रेट 310 जबकि ओपन मार्केट में 400 रुपए तक फरोख्त की गई। ज़राए का मजीद कहना है कि करेला 114, मटर 50, मोंगरे 76, साग 300, गाजर 34, चाइना गाजर 31, भिंडी 197, शिमला मिर्च 93, सब्ज मिर्च 192, फूल गोभी 17, बंद गोभी 30, बैंगन 42 रुपए फी किलो फरोख्त। ज़राए ब्लॉक में यह गलगा मचा हुआ है कि सियासी गर्मा गर्मी और कोरोना की वबा के बावजूद मईशत बहाल हो रही है। मौजूदा इक़्तिसादी सूरत हाल के पेश नज़र ग़िज़ाई अजनास की कीमतें फिर से बढ़ जाने का इम्कान मौजूद है। जानते हैं इस रिपोर्ट में।
सितंबर 2020 से मुल्की सियासत में हलचल बेपा है, जबकि दिसंबर में कोरोना की दूसरी लहर भी शुरू हो गई। अमूमन सियासी अदम इस्तेकाम माशी गैर यकीनी को जन्म देता है, जिसका मनफी असर इक्तिसादी सूरत हाल पर पड़ता है। कोविड-19 की पहली लहर के बाद कुछ मालियाती और ज़राई मुताबिकत पजीरी की वजह से मईशत में किस कदर बेहतरी आई। माल साल 2021 के इब्तदाई 4 माह में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स की नमो 5.5% रही। रवा माली साल के इब्तदाई 5 माह के दौरान मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट डॉलर में 7% नीचे आ गई, जबकि दरआमदाद में 1% कमी आई। माशी सुस्त रवी की कीमत पर तिजारती खसारे में कमी लाई गई। हवाला और हुंडी के रास्ते रकम की तरसील के इम्कानात महदूद होने के बाइस कानूनी जराए से तारिकीन वतन की तरसीलात जर में इजाफा हुआ। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में पायदारी तौसी में ज़राई शोबे की निमो का किरदार नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। ताहम अपनी अहमियत के बावजूद ये शोबा तरक्की नहीं कर सका। 2000 के अशरे में ज़राई तरक्की की निमो 2% रही। इस तरह गुज़िश्ता अशरे में ज़राअत की शरह नमो 2.2% रही, जो निमो की गुंजाइश की निस्बत कम है। तरक्की की दौड़ में ज़राअत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से पीछे रह जाने के बाइस ग़िज़ाई अफरात ज़र बढ़ता चला गया। गन्ना, गंदुम और दूसरी फसलें महंगी होती चली गईं। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ECC ने गंदुम की इमदादी कीमत 1650 रुपए फी मन कर दी। तहाँ मार्केट की कीमत और इमदादी कीमत में 25% का फर्क मौजूद है। हुकूमत के इंतजामी इक़दामात के नतीजे में ग़िज़ाई अजनास के नर्ख किस कदर नीचे आए, ताहम मौजूदा इक़्तिसादी सूरत हाल के पेश नज़र ग़िज़ाई अजनास की कीमतें फिर से बढ़ जाने का इम्कान मौजूद है। इस सूरत हाल में ज़राई शोबे की तरक्की के लिए पॉलिसियों पर नज़रसानी की अशद ज़रूरत है। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया की हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। मीशा शफी जिनसी हरासगी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अदाकार और गुलकार अली जफर के वकील से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए कि मीशा शफी के वकील की जानिब से उठाए गए सवालात गौर तलब हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मीशा शफी जिनसी हिरासगी केस की समाअत की। फरीकैन के वकला अदालत में पेश हुए। मीशा शफी के वकील ने अदालत को बताया कि लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया था कि हिरासगी की शिकायत सिर्फ मुताल्लिका इदारे के मुलाजमीन कर सकते हैं, जबकि हिरासगी कानून के तहत किसी के खिलाफ शिकायत के लिए शिकायत कुनिंदा का उसका मुलाजिम होना ज़रूरी नहीं। जस्टिस मुशीर आलम ने रिमार्क्स दिए कि हम केस का फैसला नहीं कर रहे, सिर्फ कानूनी नुकात की वजाहत के लिए नोटिस किया है। जो नुकात उठाए गए उनका जायज़ा लेना ज़रूरी है। अदालत ने केस को जिनसी हिरासगी की तारीफ के लिए गए अज़खुद नोटिस के साथ मुंसलिक कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिनसी हिरासगी की तारीफ पर लिया गया अज़खुद नोटिस भी ज़ेर समात है। लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया था कि मीशा शफी अली जफर की एम्प्लॉय नहीं थी। और अब शामिल करते हैं खेलों के मैदान की खबरें BTV स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के प्लेयर्स ड्राफ्ट की तकरीब में कोयटा ग्लैडिएटर ने क्रिस गेल को चुन लिया। मुल्तान सुल्तान ने प्लाटिनियम कैटेगरी में क्रिस लेन को चुन लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी ने कहा कि कोशिश होगी कि फैंस को आने की इजाजत मिल जाए। इस हवाले से हुकूमत से बात करेंगे। PSL के छठे एडिशन में एक बार फिर क्रिस गेल जलवागर होंगे। क्रिस गेल का इंतखाब कोयटा ग्लैडिएटर ने अपनी टीम के लिए प्लेटिनियम कैटेगरी में कर लिया। पेशावर ज़ल्बी ने डेविड मिलर को, जबकि लाहौर कलंदर्स प्लेटिनियम में राशिद खान को चुन लिया। टॉम बेंटन को कोयटा ग्लैडिएटर ने प्लेटिनियम में लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपनी टीम के लिए हसन अली को चुन लिया। PSL ड्राफ्टिंग के मौके पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी ने कहा कि कोशिश होगी कि फैंस को आने की इजाजत मिल जाए। इस हवाले से हुकूमत से बात करेंगे। एहसान मानी का कहना था कि PSL ब्रांड पर सबको फख्र है। एहसान मानी ने कहा कि फ्रेंचाइजीज ने लीग की कामयाबी में किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि 400 से जायद गैर मुल्की खिलाड़ियों ने खुद को रजिस्टर्ड करवाया है। क्रिकेट में जितनी कोशिश भी कर ले, किस्मत का अमल दखल भी होता है। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाह उल हक की कॉन्फ्रेंस कहते हैं न्यूजीलैंड से सीरीज हारना मायूस कुन है, सीरीज हारने पर माजरत करने नहीं आया। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाह उल हक ने कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, क्रिकेट के मसाइल को समझना और बात करना जरूरी है। टीम की तैयारी में हमने 100% कोशिश की, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ने हमसे बेहतर क्रिकेट खेली। न्यूजीलैंड से सीरीज हारना मायूस कुन है। हेड कोच का कहना था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में टीम ने बहुत मेहनत की। कोरोना के बायस खिलाड़ियों को आइसोलेशन में रहना पड़ा। दौरा न्यूजीलैंड में जीत के लिए भरपूर कोशिशें की, लेकिन तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके। कैचेस मिस हुए, जिस पर अफसोस भी है। मिसबाह उल हक ने कहा कि अक्सर और बेशतर हार जीत में किस्मत का भी
ہاتھ ہوتا ہے۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم کو ببل میں رہنا نہیں پڑا، ہماری ٹیم نے سخت ببل میں پہلے 9 دن گزارے۔ کیچز چھوڑنا، بیٹنگ نہ چلنا، یہ بھی ہار کی ایک بڑی وجہ ہے۔ نیوزی لینڈ ٹیم نے ہم سے زیادہ اچھا کھیل کا مظاہرہ کیا۔ قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ نے کہا کہ فیلڈنگ کو مزید بہتر بنانا ہوگا۔ کھلاڑیوں کے فٹنس کا مسئلہ بھی کھیل پر منفی اثر مرتب کرتا ہے۔ بابر اعظم کے انجری کا شکار ہونے سے بہت نقصان ہوا۔ بابر اعظم کا نہ ہونا ایسے ہی ہے جیسے نیوزی لینڈ کے پاس کین ولیمسن کا نہ ہونا ہے۔ جانتے ہیں موسم کا حال بی ٹی وی ویدر میں۔ کراچی میں سردی کی لہر میں شدت تاحال برقرار ہے۔ آج شہر بھر میں 15 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلنے لگی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی شہر میں صبح کے وقت سرد ہواؤں کے باعث درجہ حرارت سردی میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ صبح کے وقت درجہ حرارت گر کر 6 ڈگری سینٹی گریڈ تک آ گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج سے زیادہ درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، تاہم ہوا میں نمی کا تناسب 48% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ آج شہر بھر میں 15 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلنے لگیں گی ہیں۔ کراچی میں مطلع سرد اور خشک رہے گا۔ سردی کی موجودہ لہر آئندہ کچھ روز تک برقرار رہے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv اور لائک کیجیے ہمارا فیس بک پیج اور فالو کریں ہمیں انسٹاگرام پر btv.pk۔ اس کے علاوہ سبسکرائب کیجیے ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔